अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जनरली हमारे पास 4 टाइप की रिएक्शन है। नंबर 1 एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 3 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड लास्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक रिएक्शन दी होगी और ये आपको पता करना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो 1 बाय 1 हम सब रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, साथ में उनके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो सब टाइप है वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहला हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों एडिशन रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल पर कुछ और ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो उसको हम एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं, यानी A प्लस बी इक्वल टू ए बी। क्लियर? और हमेशा ध्यान रखना एडिशन रिएक्शन उन्हीं कंपाउंड में होगी जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होगा। क्लियर? अब देखो, तो एडिशन रिएक्शन आर लिमिटेड टू दोज केमिकल कंपाउंड हैव मल्टीपल बॉन्ड। पहली कंडीशन मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, तभी जाके एडिशन होगा। ठीक है? तो मल्टीपल बॉन्ड किस किस के पास होते हैं भाई? एल्कीन के पास होते हैं, एल्काइन के पास होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनमें रिंग होती है, उन पे भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, है ना। अच्छा, कुछ ऐसे कार्बन हेट्रो एटम है जैसे CO कार्बोनिल ग्रुप, वहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड है, और CN साइनाइड में भी मल्टीपल बॉन्ड है। तो इन दोनों जगह भी एडिशन रिएक्शन होगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जितनी भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो भी एडिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो एक तो एल्कीन एल्काइन, दूसरा CO कार्बोनिल और CN साइनाइड, और तीसरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्लियर? अब इनके टाइप पता करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन 3 तरह की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। दूसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और तीसरी होती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जहां पर कोई हेलोजन मॉलिक्यूल अटैक करेगा। देखिए हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड तो होना ही होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल, तो दोनों ऐड हो गए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड में ही होती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा? C के पास, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, उसके बाद H प्लस ऐड होगा, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। फ्री रेडिकल एडिशन में क्या होता है कि एक हेलोजन फ्री रेडिकल बनाता है और वो इस तरह से एक कार्बन पर अटैक करता है और उसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद दोबारा से फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। तो 3 टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड से एक फंक्शनल ग्रुप या एटम रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे एटम या ग्रुप के थ्रू। तो यही लिखा मैंने। तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। कितने टाइप की होती है? देखो अगेन 3 टाइप की है। पहली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम बच्चों ESR भी बोलते हैं और ये मोस्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में पाई जाती है, जैसे बेंजीन। तो बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा और वो बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह में खुद लग जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ब्रोमिनेशन, ये सारी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर? दूसरी हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मोस्टली एल्काइल हैलाइड में होती हैं। तो बच्चों यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे OH- इस एल्काइल हैलाइड में से हैलोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह में लग जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखिए बच्चों, एल्काइल हैलाइड्स मोस्टली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो रहा है ना, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है या एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे एटम को रिप्लेस कर रहा है। तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मोस्टली सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन में पाई जाती है। तो कोई यहां पर रेडिकल बनेगा और वो रेडिकल कैसे बनेगा? जब Cl बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो एक Cl जो है इस H को रिप्लेस करेगा और खुद उसकी जगह में आ जाएगा, एक एल्किल हैलाइड बना देगा। तो ये 3 टाइप की रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। तो तीसरा है बच्चों हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल। तो किसी बड़े कंपाउंड में से किन्हीं छोटे मॉलिक्यूल का रिमूवल, जैसे वाटर, HCN, अमोनिया, इन सबका रिमूवल कहलाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कुछ रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, अपना भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होता है।
तो या तो हमें एसिड की जरूरत पड़ती है जैसे फॉस्फोरिक एसिड H2SO4, बेस की जरूरत पड़ती है जैसे सोडामाइड हो गया, एल्कोहलिक कीवच हो गया, मेटल की जरूरत पड़ती है जैसे जिंक हो गया, और हाई टेम्परेचर से भी एलिमिनेशन होता है। तो 4 कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, एसिड, बेस, मेटल, हीटिंग या हाई टेम्परेचर। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें कि WNZ 2 एटम जुड़े हैं, और जब हम इसको हीट करेंगे या अलग कंडीशन में रखेंगे तो दोनों एटम आपस में रिमूव हो जाएंगे, दोनों एटम 1 by 1 रिमूव हो जाएंगे। तो बच्चों हमेशा मल्टीपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड बनेगा। तो याद रखें, एलिमिनेशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर, क्योंकि बॉन्ड की कमी पड़ जाती है। अब एग्जांपल की बात करें तो पहला हमारे पास है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, है ना, और बच्चों ये हमेशा बेस की प्रेजेंस में होता है। तो चाहे आप सोडामाइड ले लें या अल्कोहलिक KOH ले लें या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इस तरह का कोई कंपाउंड ले लें, तो ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एलिमिनेशन करेंगे। और अगर बच्चों हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों साथ में रिमूव हो रहे हैं तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो बन गई आपकी एल्कीन। दूसरा हमारे पास है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, और बच्चों डिहाइड्रेशन हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो चाहे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, चाहे आप H3PO4 ले लो, है ना, तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, क्लियर। और बच्चों डिहाइड्रेशन किसका होता है, हमेशा अल्कोहल का होता है। तो एक तरफ से OH निकला, दूसरी तरफ से H निकला, हमें एल्कीन मिल गई, क्लियर। तीसरा है हमारे पास डीब्रोमिनेशन या डिहेलोजिनेशन। डिहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हैलोजन। तो दोनों तरफ से हैलोजन रिमूव होगा, और बच्चों ये हमेशा मेटल की प्रेजेंस जैसे जिंक की प्रेजेंस में होता है। तो आपको एक एल्कीन मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट एल्कीन ही रहेगा, जो चीज रिमूव होगी उसी के नाम पे रिएक्शन होने लगेगी, क्लियर। अच्छा, एक और एलिमिनेशन रिएक्शन आती है। अगर मैं किसी एमाइड को P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करता हूं, तो देखो यहां से H2 यहां से O, तो वी गेट साइनाइड। तो ये भी एक तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, ठीक है, क्लियर। तो ये बच्चों हुआ हमारा पास एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है विदाउट एडिंग और एलिमिनेटिंग एनी एटम। न कोई एटम जुड़ता है, न कोई एटम ऐड होता है, बस केवल एटम का रीअरेंजमेंट होता है जिससे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। दो तरह का एलिमिनेशन हम यहां, दो तरह का रीअरेंजमेंट यहां पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो बच्चों फ्राइज रीअरेंजमेंट में पहले क्या होता है कि एक हमने फिनॉल का मॉलिक्यूल लिया और उस पर जो है RCOCl किसी एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन होती है। यहां से H निकला, यहां से Cl निकला, तो यही मॉलिक्यूल बन गया इस तरह का। उसके बाद बच्चों AlCl3 की प्रेजेंस में ये ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है, यहां पर इसका रीअरेंजमेंट इधर हो जाता है। ऑर्थो डेरिवेटिव और पैरा डेरिवेटिव आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। दूसरा हमारे पास है बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, कोई ऑक्साइम, जैसे हमने कीटो ऑक्साइम लिया, वो किसी N सब्स्टिट्यूटेड या N एल्काइल एमाइड में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बैकमैन रीअरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो ये R2 है ये इधर निकल जाता है और ये OH इधर आ जाता है, ठीक है। तो बाद में बहुत सारे रीअरेंजमेंट होते हैं। तो ये एक N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हमें मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो एटम चेंज नहीं हो रहे हैं, एटम उतने की उतने हैं, केवल एटम का रीअरेंजमेंट हो रहा है और एक नया कंपाउंड हमें। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट डिटेक्शन या एलिमेंटल डिटेक्शन। किसी ऑर्गेनिक सैंपल में
कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, या वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इन दोनों को हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता करेंगे। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है? तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब बच्चों कि किसी ऑर्गेनिक सैंपल में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पहचान करना कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और पहचान कैसे होती है? कोई पर्टिकुलर केमिकल उस ऑर्गेनिक सैंपल के साथ मिक्स किया जाता है और एक कलर रिएक्शन आती है। सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनिक सैंपल है और उसमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इस ऑर्गेनिक सैंपल में हम किसी केमिकल को डालेंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल कलर प्रोड्यूस होगा। तो वो जो स्पेशल कलर है वो इस ऑर्गेनिक सैंपल में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर? वहीं अगर मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करूं तो किसी ऑर्गेनिक सैंपल में कोई एलिमेंट कितनी कॉन्सेंट्रेशन या कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज मिलेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन और भी सारे एलिमेंट है। क्लियर? अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले दो एलिमेंट हमारे पास है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्या तरीके इनको डिटेक्ट करने के हैं? तो बच्चों यहां पर कुछ मैंने रिएक्शन लिखी है। सबसे पहले वाली रिएक्शन पर फोकस करते हैं, कार्बन। अगर किसी ऑर्गेनिक सैंपल में कार्बन प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक सैंपल को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो सारा के सारा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर उस ऑर्गेनिक सैंपल में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो कॉपर ऑक्साइड के साथ वो वाटर बनाएगा। तो कुल मिला के हमें कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में मिल गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली है उसको हम लाइम वाटर में डालेंगे, तो जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मिल्की कलर अपीयरेंस इज डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2। रही बात H2O की, तो बच्चों H2O को हम कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएंगे। कॉपर सल्फेट बिना वाटर के व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, कॉपर सल्फेट 5H2O। इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो पता चल जाता है हमें कि कार्बन प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर? अब बात करते हैं लेसेन टेस्ट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं बच्चों कि लेसेन टेस्ट किन किन एलिमेंट की पहचान के लिए किया जाता है। तो लेसेन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। हैलोजन में फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना, फ्लोरीन की पहचान नहीं की जाती है इससे। क्लियर हो गया? तो इसी को हम बोलते हैं लेसेन टेस्ट। अब लेसेन टेस्ट होता क्या है? तो बच्चों कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है जिनमें नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ फ्यूज किया जाता है। तो जो बात में हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है उसी को हम लेसेन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। दोनों एक ही चीज हुई। अब बच्चों आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक सैंपल है और उसमें अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ किस फॉर्म में होगा? सोडियम साइनाइड। ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए वो नाइट्रो भी दे देंगे, नाइट्राइड भी दे देंगे, है ना, NO2 नाइट्राइड भी दे देंगे, ठीक, अमोनिया भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इट प्रेजेंट इन सोडियम साइनाइड। अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो वो सल्फाइड की फॉर्म में होगा और अगर हैलोजन प्रेजेंट होगा तो वो हैलाइड की फॉर्म में होगा। तो नाइट्रोजन साइनाइड की फॉर्म में, सल्फर सल्फाइड की फॉर्म में, हैलोजन हैलाइड की फॉर्म में। कभी कभी सल्फर को वो बोल देते हैं कि सल्फाइड की फॉर्म में होगा या सल्फेट की फॉर्म में है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों केवल ये सल्फाइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, चलो अब वन बाय वन हम नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फर का डिटेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। लेसेन एक्सट्रैक्ट हमने बना लिया है और उस लेसेन एक्सट्रैक्ट में हमारे पास जो नाइट्रोजन था वो किस फॉर्म में था? साइनाइड की फॉर्म में, है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, वो एक्सट्रैक्ट लेंगे
और उसमें फेरस सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे और उसको एसिडिफाई करेंगे डाइल्यूट HCl से। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। देखो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? सोडियम साइनाइड की फॉर्म में है। ठीक, अब हम उसमें क्या मिलाएंगे? हम उसमें मिलाएंगे फेरस सल्फेट। ठीक, तो वो इस तरह का एक कंपाउंड बना लेगा। देन उसके बाद बच्चों ये दोबारा से सोडियम साइनाइड के साथ मिलकर सोडियम फेरोसाइनाइड बनाता है। क्लियर? अब देखो, अब हमने क्या मिलाया? फेरिक क्लोराइड मिलाया, कुछ ड्रॉप फेरिक क्लोराइड मिलाई, तो सोडियम फेरोसाइनाइड फेरिक फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है। देखो, फेरिक फेरोसाइनाइड, और उसका फॉर्मूला ऊपर दिया है और इसका कलर होता है बच्चों प्रेशन ब्लू। ठीक है, ध्यान रखना, ब्लू कलर का आता है। तो कई बार फॉर्मूला पूछते हैं, कई बार कलर पूछते हैं, कई बार नाम पूछते हैं। तो Fe4FeCN6 का होल थ्राइस प्रेशन ब्लू कलर होगा और फेरिक फेरोसाइनाइड इसका नाम होता है। तो अगर ब्लू कलर आ जाए इसका मतलब कि वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट था। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर सल्फर। जो लेसेन एक्सट्रैक्ट है उसमें सल्फर किस फॉर्म में होता है? सल्फाइड की फॉर्म में होता है। क्लियर? अब हमने लेसेन एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें हमने लेड एसीटेट डालना है। तो पहला टेस्ट क्या बच्चों? लेड एसीटेट, ये बहुत फेमस टेस्ट है। तो ये सोडियम एक्सट्रैक्ट है, इसमें हमने लेड एसीटेट डाला, तो सल्फर जो है लेड सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाता है। और बच्चों वो प्रेसिपिटेट ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक कलर आ जाए इसका मतलब वहां पे सल्फर प्रेजेंट था। दूसरा टेस्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। यहां पर हमने लेसेन एक्सट्रैक्ट लिया और उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला, तो पर्पल वायलेट कलर का एक इस तरह का कंपाउंड बन जाता है जो ये बताता है कि ऑर्गेनिक सैंपल में सल्फर प्रेजेंट था। क्लियर? अब एक और चीज, अगर ऑर्गेनिक सैंपल में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो तब क्या करेंगे? तो बच्चों देखो, यहां पर अगर ऑर्गेनिक सैंपल में दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो सोडियम एक्सट्रैक्ट में सल्फोसाइनाइड की फॉर्म में रहते हैं, CNS माइनस सल्फोसाइनाइड की फॉर्म में। ठीक है भाई। अब बच्चों इसमें अगर हम फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे तो ये फेरिक सल्फोसाइनाइड की फॉर्म में आ जाएगा, और जो किस कलर का होता है? ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड रेड कलर का, है ना? तो ध्यान रखना कि फेरिक क्लोराइड मिलाने से ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फेरिक सल्फोसाइनाइड। क्लियर? तो सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे तभी जाके ये कंपाउंड बनेगा। तीसरा हमारे पास है टेस्ट फॉर हैलोजन। तो जो लेसेन एक्सट्रैक्ट है उसमें हैलोजन किस फॉर्म में होते हैं? सोडियम हैलाइड की फॉर्म में होते हैं। तो वो NaCl के फॉर्म में होंगे, NaBr के फॉर्म में होंगे, NaI की फॉर्म में होंगे, यानी NaX के फॉर्म में होते हैं, हैलाइड की फॉर्म में। अब बच्चों हम क्या करेंगे? जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें हैलाइड प्रेजेंट है तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे, तो जो तीनों हैलाइड है वो अलग अलग तरह का प्रेसिपिटेट बनाएंगे। जैसे क्लोरीन अगर है तो वो AgCl का व्हाइट PPT बनाएगा, अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो वो AgBr का येलो PPT बनाएगा, लेकिन डल येलो होता है। अगर आयोडीन है तो वो AgNO3 के साथ AgI का डार्क येलो PPT बनाएगा, डार्क येलो। दोनों येलो होते हैं लेकिन बच्चों ये लाइट येलो होता है और ये डार्क येलो होता है। तो AgCl व्हाइट PPT, AgBr लाइट येलो PPT और AgI डार्क येलो PPT बनाते हैं। क्लियर? तो PPT और कलर से पता लग जाएगा कि किस तरह का हैलोजन है। अब बच्चों एक चीज यहां पे कई बार पूछी जाती है कि जब हम लेसेन एक्सट्रैक्ट में हैलोजन का टेस्ट करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर अगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा? तो बच्चों अगर नाइट्रोजन और सल्फर पहले से प्रेजेंट हो तो हैलोजन का टेस्ट करने से पहले हम उसमें स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं। ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइनाइड है और सल्फाइड है वो इवेपोरेट हो जाए। तो देखो, अगर साइनाइड प्रेजेंट होगा तो HNO3 के मिलाने से वो HCN बना के इवेपोरेट हो जाएगा। उसी तरह अगर उसमें सल्फर प्रेजेंट होगा तो वो H2S गैस बनाने से इवेपोरेट हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को निकालना जरूरी है, नहीं तो कभी भी आप हैलोजन का टेस्ट नहीं कर पाएंगे।
क्लियर हो गया। तो नाइट्रिक एसिड का मेन रोल क्या है? टू इवेपोरेट साइनाइड एंड सल्फाइड इन द फॉर्म ऑफ HCN एंड H2S, या इनको एलिमिनेट करना। क्लियर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लिए हम लेसिन एक्सट्रैक्ट का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक सैंपल लेंगे और उसको अलग अलग केमिकल से ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले वो ऑर्गेनिक सैंपल जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ट्रीट करेंगे, और जितना भी हमारे पास फॉस्फोरस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। ठीक, अब जो भी फॉस्फेट हमारे पास आया है उसको हम HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे और साथ में क्या लेंगे? अमोनियम मॉलिब्डेट। तो यहां पर बच्चों एक येलो कलर का पीपीटी बन जाता है जिसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। क्लियर। तो अब मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक सैंपल है, उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे सोडियम परऑक्साइड के साथ। क्लियर। तो सोडियम परऑक्साइड ऑर्गेनिक सैंपल में प्रेजेंट फॉस्फोरस को सोडियम फॉस्फेट में चेंज कर देता है। क्लियर। अब उसके बाद बच्चों जो सोडियम फॉस्फेट है वो HNO3 के साथ रिएक्शन करके फॉस्फोरिक एसिड बनाता है H3PO4, यानी फॉस्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में ही है। ठीक। अब जो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड आया है वो अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन करके, देखो दिस इज अमोनियम मॉलिब्डेट और साथ में HNO3 तो है ही, तो ये कंपाउंड बनाते हैं अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट NH4 का होल थ्राइस PO4 12MoO3, और इसका कलर होता है बच्चों येलो PPT। समझ में बात आ रही है? तो इनके कलर आपको याद रखने हैं और इनके कंपाउंड के नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये था हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपने देखा कि अलग अलग तरह के एलिमेंट अलग अलग तरह का कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो वहां पर प्रेशन ब्लू कलर आ रहा है, उसके बाद में सल्फर की बात करूं तो ब्लैक कलर आ रहा है। ठीक है, अगर सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ब्लड रेड कलर आ रहा है, हेलोजन प्रेजेंट है तो व्हाइट पीपीटी Cl के लिए, येलो पीपीटी Br के लिए और डार्क येलो पीपीटी आयोडीन के लिए, और अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो येलो पीपीटी अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। क्लियर होगी? अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है कि वो एलिमेंट उस ऑर्गेनिक सैंपल में कितना परसेंट है। ठीक, तो इसके लिए बच्चों हम फॉर्मूले लगाएंगे और आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट वैल्यूज दी होंगी और उन वैल्यू को डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पुटअप करना है और परसेंटेज निकाल देनी है। और कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं आती, इजी कैलकुलेशन पूछी जाती है। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके लिए जो मेथड यूज होता है उसका नाम है लिबिक मेथड। तो कैसे करेंगे देखो, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम जो है कार्बन और हाइड्रोजन को, देखो ये हमारे पास ऑर्गेनिक सैंपल है, इस डायग्राम को आप देखिए, दिस इज ऑर्गेनिक सैंपल, और उस ऑर्गेनिक सैंपल में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। यहां पर दोनों को हम कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। क्लियर। तो जो हमारे पास कार्बन है वो किस फॉर्म में आएगा? CO2 की फॉर्म में आएगा, और जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में आएगा? H2O की फॉर्म में आएगा। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, अब जो हमारे पास CO2 है वो KOH में एब्जॉर्ब कराएंगे, KOH में एब्जॉर्ब कराएंगे, और जो हमारे पास वाटर है वो CaCl2 में एब्जॉर्ब करवाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? CaCl2 का वेट पता कर लेंगे और KOH का वेट पता कर लेंगे। बाद में एब्जॉर्ब होने के बाद इनके वेट में अंतर आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी अमाउंट CO2 और कितनी अमाउंट H2O हमें मिली है। क्लियर। तो ये दोनों चीजें हमें पता लग गई है। अब देखो फॉर्मूला क्या है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैन बी डिटेक्ट बाय वेट ऑफ CO2, कितनी अमाउंट CO2 की है और कितना हमने ऑर्गेनिक सैंपल लिया है उसका वेट 12/44 × 100। 12 क्या है? कार्बन का एटॉमिक वेट, और 44 क्या है? CO2 का एटॉमिक वेट। तो हम कार्बन और CO2 की तो बात कर रहे हैं यहां पे, तो 12/44। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? देखो वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ H2O, ठीक, बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल 2/18। 18 क्या है? वाटर का एटॉमिक वेट है, और 2 क्या है? हाइड्रोजन गैस का एटॉमिक वेट है, × 100।
तो इजी फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको CO2 का वेट और ऑर्गेनिक सैंपल का वेट दे रखा होगा, बस चीजें आप फॉर्मूले में पुटअप कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। देयर आर टू मेथड टू एस्टिमेट ऑफ नाइट्रोजन। पहला है ड्यूमास मेथड और उसके बाद आता है जेल्डाल मेथड। तो सबसे पहले ड्यूमास मेथड की बात करते हैं। ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन को N2 की फॉर्म में डिटेक्ट किया जाता है, नाइट्रोजन गैस। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें फ्री नाइट्रोजन गैस मिलती है। क्लियर। अब इसमें बच्चों हम दो फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और दूसरा ये वाला फॉर्मूला है। अब इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन हमारे पास दे रखा होता है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ के हमें वैल्यूज लिखनी है कि किस चीज की वैल्यू दे रखी है। क्लियर। तो बच्चों किसी कंपाउंड का ड्यूमास मेथड में हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू 0.3 ग्राम। ठीक। अब ये बोल रहा है कि इतने ml नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो बच्चों ये जितनी भी वैल्यू दे रखी है दे ऑल आर इन एनटीपी में। तो एनटीपी में आपको P1, V1 और T1 पता करना है। ठीक। तो यहां पर जो है P1 दे रखा है 715 mmHg, लेकिन बच्चों अगर एक्वस टेंशन दे रखा हो यानी नाइट्रोजन के साथ वाटर वेपर भी है तो एक्वस टेंशन आपको माइनस कर देना है। तो 715 माइनस 15 इक्वल टू 700। तो ये P1 हो गया। V1 यानी नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम हमें मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 50 ml। ठीक है। और उसके बाद टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन टेम्परेचर होगा। P1 V1 T1। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, STP पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालना है यानी V2 निकालना है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, V2 इक्वल टू P1 V1 T2 बाई P2 T1। तो P1 V1 T1 आपको मालूम है, V2 निकालना है। अब देखो बच्चों P2 क्या है, P2 है 760 mmHg फिक्स होता है और T2 हमारे पास है 273 केल्विन। तो इस तरह से हम V2 की वैल्यू निकाल देंगे। अब हमें जो है STP पर V2 मालूम चल गया है, कितने ml हमें नाइट्रोजन मिली है। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो लिखते हैं 28 बाई 22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। पहले एनटीपी पे था लेकिन हमने अब किस पे निकाला, एसटीपी पे निकाला, बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल ऊपर दे रखा है इनटू 100। बस जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कहलाएगी। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के एस्टिमेशन का दूसरा मेथड यानी जेल्डाल मेथड। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह समझना है कि जेल्डाल मेथड किन कंपाउंड में नाइट्रोजन की एस्टिमेशन नहीं कर सकता, यानी लिमिटेशंस ऑफ जेल्डाल मेथड। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर JEE में। तो बात करते हैं जेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रो। अगर नाइट्रोजन नाइट्रो की फॉर्म में है तो एस्टिमेशन नहीं हो सकता। अगर नाइट्रोजन एजो फॉर्म में है N डबल बॉन्ड N तो भी नहीं हो सकता। और अगर नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है, जैसे अगर पिरिडीन है, पिरिडीन मतलब इस तरह का कंपाउंड है ना, तो भी नहीं हो सकता। क्विनोलिन है, क्विनोलिन इस तरह का होता है तो भी नहीं हो सकता है। ठीक है। और आइसोक्रोनिन है तो भी नहीं हो सकता है। तो या तो नाइट्रोजन नाइट्रो की फॉर्म में हो, एजो की फॉर्म में हो या रिंग के अंदर हो, तो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जेल्डाल मेथड से नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि व्हाट इज जेल्डाल मेथड। तो बच्चों जेल्डाल मेथड में हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको बता ही देता हूं, सब कुछ लिखा हुआ है मैंने यहां पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है उसको हम ट्रीट करते हैं H2SO4 से। तो पहले नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट बनाएंगे, उसके बाद अमोनियम सल्फेट को ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जितना भी नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, अमोनिया के फॉर्म में आ जाएगा। देखो ध्यान रखना है ना कि जो जेल्डाल मेथड है वो नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में ट्रीट करता है। तो अब अमोनिया को हम टाइट्रेट करेंगे H2SO4 के साथ। अमोनिया बेस है, H2SO4 एसिड है। तो जितना भी अमोनिया है वो H2SO4 में टाइट्रेट होने लगेगा यानी खपने लगेगा। तो लास्ट में कुछ अमाउंट H2SO4 की बच जाएगी। द अनरिएक्टेड H2SO4 कैन बी एस्टिमेटेड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो जो बचा कुचा एसिड है उसके बिहाफ पे हम
नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस बहुत इजी फॉर्मूला ये वाला, 1.4 इंटू एन इंटू वी बाई डब्ल्यू। बस एन क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यूज, वी क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज, और डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सैंपल। बस तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। इट कैन बी डन बाय केरियस मेथड। ठीक, तो बच्चों इसमें करते क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हैलोजन प्रेजेंट होता है उसको हीट करते हैं केरियस ट्यूब में विद नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट, तो हमें सिल्वर हैलाइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो AgCl मिलेगा तो व्हाइट पीपीटी, AgBr मिलेगा तो येलो पीपीटी, और AgI मिलेगा तो डार्क येलो पीपीटी। और उसके बाद ये जो पीपीटी है इनको सुखा के इनका वेट मालूम कर लेते हैं और इसी से हैलोजन का परसेंटेज मालूम करते हैं। तो 3 फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो कितना लिखना है बच्चों आपको, 35.5 बाई 143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। ये 35.5 है क्लोरीन का एटॉमिक वेट और 143.5 है एटॉमिक वेट ऑफ AgCl। तो याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे दे रखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन में 80 बाई 188 बाई वेट ऑफ AgBr बटे W इंटू 100। आयोडीन में 127 बाई 225 इंटू वेट ऑफ AgI बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। बात खत्म, क्लियर, बहुत इजी चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। इट ऑल्सो डन बाय द केरियस मेथड। तो सल्फर में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है उसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बच्चों हमें क्या मिलता है बाद में, बेरियम सल्फेट मिल जाता है, क्योंकि उसमें हम क्या ऐड करेंगे, बेरियम क्लोराइड करेंगे। तो कुल मिला के बोलने का मतलब यह है कि सल्फर को हम बेरियम सल्फेट बनाते हैं और बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। तो कुछ ना कुछ हमें वेट चाहिए ना, यानी पीपीटी हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक, अब इस बेरियम सल्फेट से ही हम सल्फर का एस्टिमेशन करेंगे। ठीक, तो देखो बच्चों, परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल टू 32 सल्फर का एटॉमिक वेट बाय 233 एटॉमिक वेट ऑफ BaSO4 इंटू मास ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड बाय मास ऑफ सैंपल टेकन इंटू 100। तो सारे फॉर्मूले में एक ही जैसा कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, बात खत्म। लास्ट हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, ऑल्सो डन बाय केरियस मेथड। तो सल्फर, फॉस्फोरस और हैलोजन तीनों केरियस मेथड से डिटेक्ट किए जाते हैं, नाइट्रोजन जेल्डाल और ड्यूमा मेथड से, और कार्बन और हाइड्रोजन लीबिक मेथड से। तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसको हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। तो फॉस्फोरस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड में, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। अब बच्चों हम क्या करते हैं, वो जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको प्रेसिपिटेट करवाते हैं, किस फॉर्म में, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इस फॉर्म में पीपीटी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है उसको वॉश करके ड्राई करके उसको इग्नाइट करते हैं कि वो किसमें कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में, Mg2P2O7, और इस Mg2P2O7 से ही हम फॉस्फोरस का एस्टिमेशन करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू 62 बाई 222 इंटू मास ऑफ Mg2P2O7 फॉर्म्ड बाय मास ऑफ सैंपल टेकन इंटू 100। वैसे फॉस्फोरस का कम ही पूछा जाता है, आज तक तो मैंने देखा नहीं, लेकिन नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक हमारे पास है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास सॉलिड को प्यूरिफाई करने की अलग टेक्निक है और लिक्विड को प्यूरिफाई करने की अलग टेक्निक है। तो पहले बात करते हैं सॉलिड्स आर प्यूरिफाइड बाय, तो 3 मेथड के थ्रू होते हैं, एक सब्लिमेशन, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन और तीसरा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसमें से हम केवल सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करेंगे। उसी तरह लिक्विड को प्यूरिफाई करने की फॉलोइंग टेक्निक है, जैसे डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और लास्ट क्रोमेटोग्राफी। अब इन सारे मेथड को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ब्रीफ में इन मेथड को हम पढ़ेंगे और इन मेथड के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और किन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले बात करते हैं सब्लिमेशन। बच्चों आपको मालूम होगा कि सब्लिमेशन वो फिनोमेना होता है जिसमें किसी सॉलिड को
हीट करने से वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर उस गैस को कूल करे तो वो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी विदाउट गोइंग टू लिक्विड, सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस एंड गैस कन्वर्ट इनटू सॉलिड। दिस फिनोमेना इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक, तो सब्लिमेशन उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए किया जाता है जिनका वेपर प्रेशर काफी हाई होता है। दूसरी चीज, कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस सब्लिमेशन के लिए सुटेबल रहते हैं? तो सारे नहीं होते, कुछ ही होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, नेप्थलीन एंड कैम्फर। ये तीन याद रख लिए, बेंजोइक एसिड, नेप्थलीन और कैम्फर जो है सब्लिमेशन फिनोमेना शो करते हैं। तो बच्चों इन सब्सटेंस को हम उन सब्सटेंस से अलग करते हैं जिनका वेपर प्रेशर कम होता है। तो जैसे मैंने लिखा, दिस टेक्निक इज यूजफुल टू सेपरेट वोलेटाइल्स एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो सब्लिमेशन फिनोमेना है ये वो कुछ ही कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल होता है, सबके लिए नहीं। दूसरा हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी सॉलिड को पहले लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि सॉलिड में अगर कोई इंप्योरिटीज है तो उस सॉलिड को सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, फिर उसको हॉट करते हैं, उसको बॉईल करते हैं और उसके बाद उस सॉल्यूशन को धीरे धीरे कूल करते हैं। तो इंप्योरिटीज सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस की वजह से हमें प्योर सब्सटेंस इंप्योरिटी से अलग मिलता है। क्लियर हो गया? तो क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। क्लियर हो गया? तो इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। और उसके बाद बच्चों जो क्रिस्टल बनते हैं उनका एक खास तरह का मेल्टिंग पॉइंट होता है जो उसकी प्योरिटी को बताता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, अगेन वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड। अब देखिए बच्चों 3 पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो डिस्टिलेशन मेथड में किसी लिक्विड को नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी से अलग किया जाता है। क्लियर हो गया? और ऐसे लिक्विड्स जिनके बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, अगर दो या दो से ज्यादा लिक्विड जिनके बीच कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, उनको भी डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से ही इसका प्रिंसिपल पैदा होता है। तो जो प्रिंसिपल है डिस्टिलेशन का वो दो लिक्विड या दो से ज्यादा लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंस करके ही बनाया गया है। क्लियर? अब कौन कौन से मेथड आपको डिस्टिलेशन में पढ़ने? एक सिंपल डिस्टिलेशन पढ़ना है, दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ना है, तीसरा स्टीम डिस्टिलेशन पढ़ना है और चौथा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में उन लिक्विड्स को हम सेपरेट करेंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 40 केल्विन का डिफरेंस होता है, यानी लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे इथेनॉल हो गया एंड वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया एंड एसीटोन हो गया। बहुत सारे ऐसे लिक्विड है जिनके बीच लार्ज गैप होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो उनको सिंपल डिस्टिलेशन से करते हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनके बीच बॉइलिंग पॉइंट का गैप बहुत कम होता है, तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। क्लियर? तो सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेसिक डिफरेंस यही है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन दो लिक्विड को सेपरेट करता है जिनके बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है, दे हैव वेरी क्लोज टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और बच्चों कितना होना चाहिए? 10 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर हो? ठीक। तो इसमें क्या करते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन की जो असेंबली होती है उसमें थोड़ा सा चेंज करके एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं, बस। तो इसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। अब कौन कौन से सब्सटेंस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किए जाते हैं? तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किए जाते हैं। दूसरा कोलतार हो गया और तीसरा क्रूड ऑयल हो गया। तीसरा हमारे पास है स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखिए बच्चों, स्टीम डिस्टिलेशन के लिए किन कंडीशन को फॉलो करना होता है? सबसे पहली बात, जो कंपाउंड है वो स्टीम के साथ डिकम्पोज्ड नहीं होना चाहिए, यानी स्टीम टेम्परेचर में डिकम्पोज नहीं होना चाहिए।
उसका वेपर प्रेशर काफी ज्यादा होना चाहिए। दे शुड हैव हाई वेपर प्रेशर एट 373 केल्विन। दूसरी चीज, इट शुड बी इंसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इंसॉल्युबल होता है लेकिन स्टीम में मिसिबल होता है। अब ये किन टाइप के कंपाउंड के लिए किया जाता है? दिस इज यूज टू रिकवर एसेंशियल ऑयल। जितने भी हमारे पास एसेंशियल ऑयल है, जैसे फ्लावर से जो ऑयल निकलता है या मसालों से जो ऑयल निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल ऑयल। ठीक है, तो इनको सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एनिलीन और टर्पेंटाइन ऑयल है तो इनको रिकवर करने के लिए भी स्टीम डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। देखो बच्चों, कई सारे ऐसे लिक्विड हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते डिग्रेड हो जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड को हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर की मदद से सेपरेट आउट करेंगे। ठीक, तो ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं पार्शली और कंप्लीटली, तो ऐसे लिक्विड को हम इस मेथड से सेपरेट करेंगे। ठीक, क्या प्रिंसिपल है? तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम सब जानते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। तो अब जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, तो वो कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होकर डिस्टिल होने लगेगा। तो अब उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। और कौन से कंपाउंड इसमें सेपरेट किए जाते हैं? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लिसरॉल, JEE मेन में पूछा गया। तो ग्लिसरॉल जो है सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, उसको हम सेपरेट करते हैं इस मेथड से। ग्लिसरॉल का जनरली बॉइलिंग पॉइंट 563 केल्विन होता है, लेकिन बच्चों इस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये डिग्रेड हो जाता है, पहुंच ही नहीं पाता है। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, तो ये अब 453 केल्विन पर ही बॉयल होके अलग हो जाएगा विदाउट डिकम्पोजिशन। क्लियर? तो चलो बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन। तो एज़ोट्रोपिक डिस्टिलेशन को न तो सिंपल डिस्टिलेशन से और न तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है। और जैसा आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है, यानी दोनों का वेपर प्रेशर सिमिलर होता है। तो कभी भी इनको सिंपल या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो एज़ोट्रॉप को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। और ये बच्चों एक सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इथेनॉल और वाटर का 95:5 का रेशियो। क्लियर? तो अब क्या करें? तो बच्चों ऐसे मिक्सचर में, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में हम एक थर्ड कंपोनेंट मिलाते हैं, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, इस टाइप के कंपाउंड मिलाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के किसी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर कम कर देते हैं, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो दूसरे कंपाउंड के मुकाबले उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आने से वो आसानी से डिस्टिल हो जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन वो टेक्निक है जिनमें डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन वो टेक्निक है जिसमें किसी सब्सटेंस को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्टिल किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ मिक्स हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर से अलग करने की प्रोसेस को डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में है, तो उसमें एक कोई सुटेबल रिएजेंट मिलाया जाता है। ठीक, अब वो जो सुटेबल रिएजेंट होता है वो वाटर में कम सॉल्युबल होता है। तो अब बच्चों हमारे पास जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो वाटर में कम सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू दैट थर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्वस सॉल्वेंट। तो बाद में उसको खूब तरह शेक करते हैं। ठीक है, तो शेक करने से क्या होता है, दो लेयर बन जाती है, एक ऑर्गेनिक लेयर और एक वाटर की लेयर। तो अब वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस पूरा की पूरा उस थर्ड सॉल्वेंट में आ चुका है। तो सेपरेटिंग फनल की मदद से हम उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को वाटर से अलग कर देते हैं। अब
बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है, क्रोमेटोग्राफी, कि क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बच्चों, क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बिटवीन टू फेज। और वो कौन कौन सी फेज होती है? एक होती है स्टेशनरी फेज और एक होती है मूविंग फेज, यानी एक फेज फिक्स रहेगी और एक फेज मूव करेगी। तो इन दोनों फेज के बीच में किसी पर्टिकुलर मिक्सचर के सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए बच्चों, जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, लेकिन जो मूविंग फेज है वो कभी सॉलिड नहीं होगी, वो या तो लिक्विड होगी या तो गैस होगी। तो इसी के बेसिस पर अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी इवॉल्व हुई है। तो देखिए, अगर स्टेशनरी फेज आपकी सॉलिड है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, है ना। और अगर बच्चों स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो उसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। तो सारी क्रोमेटोग्राफी दो ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, या तो एडजॉर्प्शन या तो पार्टीशन। तो एडजॉर्प्शन में स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा, मोबाइल फेज लिक्विड होगा, या मूविंग फेज लिक्विड होगा। जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में दोनों लिक्विड होती है, लिक्विड प्लस लिक्विड। चले, तो अब क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन क्या बनी? क्रोमेटोग्राफी डिफाइंड एज अ टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर बाय डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट थ्रू पोरस मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग सॉल्वेंट। तो एक कॉलम में हमने क्या भर दिया? स्टेशनरी फेज भर दिया, और जिस लिक्विड को हमने सेपरेट करना होता है उसको हमने किसी सॉल्वेंट में डाल दिया। अब उस सॉल्वेंट को हम उस पोरस मीडियम में डालते हैं, उस कॉलम में डालते हैं, तो धीरे धीरे वो मूविंग फेज नीचे आती है। जो भी कंपोनेंट होते हैं जिनको हमें सेपरेट करना होता है, उनके एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग वो रन करते हैं, कोई ऊपर छू जाता है, कोई नीचे आ जाता है। अब क्रोमेटोग्राफी के कौन कौन से मेथड है? तो हमारे पास तीन तरह की क्रोमेटोग्राफी है। एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और तीसरी पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो पहले की दो क्रोमेटोग्राफी है ये एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर काम करती है, और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन। इसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है जबकि मोबाइल फेज लिक्विड होती है। जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी एज वेल एज मोबाइल फेज बोथ आर लिक्विड। अब बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए, ये आपके सामने एक कॉलम है और ये ग्लास का कॉलम बना होता है। इस कॉलम के अंदर जो है कुछ पोरस मटेरियल हम भर देते हैं जिसको हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। इस पोरस मटेरियल को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, और इसके ऊपर एक लिक्विड डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। उसी लिक्विड में वो सारा मिक्सचर होता है जिसको हमें सेपरेट करना होता है। तो दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट आर एड्जॉर्ब ऑन एड्जॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री। यानी जब हम ऊपर से नीचे की तरफ किसी मिक्सचर को डालेंगे तो वो मिक्सचर इधर आएगा नीचे, तो कुछ कंपोनेंट ऊपर रहेंगे, कुछ कंपोनेंट नीचे आ जाएंगे, कुछ और नीचे आ जाएंगे, कुछ और नीचे आ जाएंगे। तो जो कंपोनेंट ऊपर रहेगा इसका मतलब उसकी एड्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है, इसके लिए थोड़ी कम, इसके लिए और कम, इसके लिए सबसे कम। तो जिसकी एड्जॉर्प्शन पावर सबसे कम होगी वो सबसे नीचे, और इसी क्रम में वो ऊपर और नीचे जाते जाएंगे। तो किस पर डिपेंड है? एड्जॉर्प्शन पर। अब कौन कौन सा स्टेशनरी फेज मटेरियल होता है? तो सिलिका जेल और एल्यूमिनियम दो ऐसे पोरस मटेरियल है जो एड्जॉर्बेंट का काम करते हैं। जो हमारे पास कंपोनेंट है जिनको हमें सेपरेट करना होता है उनका मिक्सचर बना के वो जब लिक्विड के साथ ऊपर से डाले जाते हैं तो वो अलग अलग डिस्टेंस पर रन करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बोला कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना। बोथ फेज स्टेशनरी एज वेल एज मोबाइल फेज आर लिक्विड। तो बच्चों, नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक कॉलम होता है, कांच का बना हुआ एक कॉलम होता है जिसमें कि नीचे सॉल्वेंट रखा होता है जिसमें वो पर्टिकुलर मिक्सचर सॉल्युबल हो सकता है। तो अब इसमें एक स्पेशली डिजाइन पेपर होता है
और इस पेपर को गीला किया जाता है, यानी इस पेपर में भी लिक्विड को एब्जॉर्ब कराया जाता है। एक्चुअल में जो इसमें जो स्टेशनरी फेज होती है वो भी लिक्विड होती है, तो लिक्विड को तो ऐसे रख नहीं सकते, तो पेपर के माध्यम से लिक्विड को स्टेशनरी फेज बनाया जाता है। तो पेपर के अंदर भी लिक्विड है और मोबाइल फेज भी लिक्विड है। क्लियर? अब देखो, तो इसमें क्या होता है बच्चों की पेपर एज ए एड्सॉर्बेंट काम करता है, उसके अंदर भी लिक्विड होता है, और इसमें जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है कि डिफरेंशियल पोर्शनिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। तो जब यहां पर एक मिक्सचर की ड्रॉप हम लगाते हैं यहां पर, तो धीरे धीरे ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ रन करता है, तो इसके अंदर के जो मिक्सचर है वो कंपोनेंट भी अलग अलग डायरेक्शन में रन करेंगे। अब बच्चों कहां तक पहुंचेगा या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये डिपेंड करेगा कि उसका सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज में और लिक्विड फेज में कितना है। और यहां पर जो पेपर यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर, स्पेशल टाइप का पेपर होता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक होती है RF वैल्यू जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर। तो यहां पर एक चीज है, ये जो हमारे पास पेपर है उसमें दो लाइन आपको दिख रही होंगी। एक नीचे लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं जिसके नीचे यहां पर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो इस लाइन पर हम एक ड्रॉप लगा देते हैं उन मिक्सचर की जिन मिक्सचर को हमें सेपरेट करना होता है। क्लियर हो गया? अब बच्चों इसमें जो भी कंपोनेंट है वो रन करेगा, तो मान लीजिए कि वो कंपोनेंट यहां तक पहुंचा, तो उसकी डिस्टेंस हमने नोट कर ली y। तो दिस y इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट, और जो हमारा सॉल्वेंट है उसको हमने यहां तक ले जाना है, तो इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया x, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जिसको हमने सेपरेट करना है और सॉल्वेंट जो उसमें सॉल्युबल है। तो यहां पर RF वैल्यू होती है, RF वैल्यू इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन यानी y, और बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन यानी x। तो RF इक्वल टू होता है y बाई x। तो इस एपरेटस में यही सारी प्रोसेस होती है। तो चलिए बच्चों, ये था हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई चीज अगर रह जाती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। स्क्रीन के सामने सब चीजें मैंने दे रखी, सारी चीजों के लिंक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।